हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का यह पहला चैप्टर है। आपको पता है कि ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है यह कई इकाइयों में बटा है और जितनी भी इकाई है ना, उस इकाई को भी कई खंडों में बांटा गया है। तो हम चैप्टर 1 के इकाई 1 के खंड ख को पढ़ रहे हैं और हमारा खंड ख है जल संसाधन। इसका 2 या 3 वीडियो शायद आ चुका है, ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा। आप देख लीजिएगा यह कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो इनके पीछे नहीं जाना है हमें, तो आप ध्यान रखिए कि हम जल संसाधन का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम 2 पार्ट शायद कंप्लीट हो चुका है, तो यह तीसरा पार्ट होगा। अगर तीसरा कंप्लीट हो चुका होगा तो यह चौथा पार्ट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही आप वीडियो लाइक कीजिएगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, तभी जाके आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो आप ना ही लाइक कीजिएगा ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आज समझते हैं क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, जल संसाधन का उपयोग, यानी इनसे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ पे लिखा हुआ क्लास 10 ज्योग्राफी, वहाँ पर आप जल संसाधन के जितने भी वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा। सॉरी। तो जल संसाधन का क्या उपयोग है। तो भारत की आबादी हमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप इसका कल्पना इससे ही लगा सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या अभी 3.5 गुनी से ज़्यादा हो गई है। हमने 3 गुनी लिखा है, लेकिन 3.5 गुनी से भी ज़्यादा वर्तमान समय में हो चुका है। आप इस डाटा को देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता क्या थी और अभी क्या है, इनको समझिए। 1951 ईस्वी में जो है 5177 घन मीटर एक व्यक्ति के लिए जल उपलब्ध था। 2001 में यह घटकर 1829 ये घन मीटर जल उपलब्ध था और 2025 में ऐसा एक अनुमान है कि जल इतना ज़्यादा घट जाएगा कि पर व्यक्ति के लिए मात्र 1342 घन मीटर ही जल उपलब्ध होने की संभावना है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में संसाधन बहुत ही सीमित है और आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके वजह से ही यह डाटा में इतना बड़ा बदलाव आया है। 1951 में जो 5170 था, अब बताया जा रहा है कि 2025 में वो घटकर 1342 घन मीटर ही मात्र जल उपलब्ध होगा। तो आप कल्पना कीजिए 2050 आते आते ये 1342 भी आधा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो युद्ध होगा ना एक देश का दूसरे देश में, या फिर जो आंतरिक लड़ाइयाँ होगी किसी भी देश में, तो याद रखिए वह जल को ही लेकर होगा, क्योंकि जल एक ऐसा संसाधन है जिनकी ज़रूरत विश्व के सभी सजीव वस्तुओं को है, चाहे वो मानव हो या फिर वह कोई वनस्पति हो, ठीक है। तो चलिए इनको और आगे समझते हैं। तो देखिए, प्राणियों में 65% जल तथा पौधों में 65 से 99% तक जल का अंश पाया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि बताइए प्राणियों में कितना प्रतिशत जल विद्यमान रहता है या जल उपलब्ध रहता है। तो आप क्या बोलिएगा, 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, 65%। और वनस्पतियों में यानी पौधों में कितना पाया जाता है, तो 65 से लेकर 99% जल का ही अंश पाया जाता है। किसमें, पौधों में। ये तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है यह कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उनके बाद है जल का मानव जीवन में काफ़ी उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा।
हम हर एक सेक्टर में जल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जीवन का सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल का ही होता है। मतलब हम बिना जल का एक्चुअल में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जीवन का। इसी प्रकार से चाहे वो वनस्पति क्यों ना हो, जितना भी सजीव है, सजीव के अंदर जो भी आता है उन्हें जल की आवश्यकता है ही। वह बिना जल का अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इसी को मैंने इधर 2 लाइन में लिखा है। जल के उपयोग की सूची जो है ना, याद रखिए यह बहुत ही लंबी है। मैंने कुछ यहाँ पर आपको दिखाया है कि जैसे हम पेयजल के लिए, पीने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। घरेलू कार्य के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, घरेलू कार्य में भी जल का उपलब्ध होता है। चावल को पकाना है जल चाहिए, सब्जी बनाना है जल चाहिए, बर्तनों को साफ करना है तो जल चाहिए, सिंचाई करनी है अपने खेतों में तो जल चाहिए, उद्योग में भी जल चाहिए, मलमूत्र विसर्जन वहाँ पर भी जल चाहिए। मतलब इन सभी कार्य के लिए, या इनको छोड़ के भी मैंने तो कुछ ऐसे कार्य लिखे हैं जिनके बारे में आपको पता है। तो आपके लिए यह HW है, होमवर्क है कि आप क्या कीजिए, घर से कम जल का जो उपयोग करते हैं आप दैनिक लाइफ में, कम से कम अपने दैनिक लाइफ में होने वाले जल के 10 उपयोग को आप कॉपी में लिखिएगा। यह आपका होमवर्क है, आप ज़रूर पूरा करने का प्रयास कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप यह मान के चलिए कि मैं अभी ऑफलाइन क्लास में हूँ। ऑफलाइन क्लास में जैसे आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो वैसे ही आप यहाँ पर भी पढ़ो। इनके साथ ही जो भी होमवर्क मिलता है आप उनको डील करो, आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इनके बाद याद रखिए, जल विद्युत निर्माण में, परमाणु संयंत्र शीतलन में, मत्स्य पालन में, जल कृषि में, वानिकी जैसे कार्य की कल्पना भी हम बिना जल का नहीं कर सकते। इनको समझ लीजिए। जल विद्युत निर्माण आज के समय में पता होगा, अब हम लगभग 20% के आसपास जो है हम विद्युत का जो उत्पादन कर रहे हैं, वह विद्युत का जो उपलब्ध है वह हम जल विद्युत है, यानी जल से हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। तो जल विद्युत का निर्माण बिना जल का संभव ही नहीं है। परमाणु संयंत्र शीतलन, परमाणु में जो हम बहुत सारे कण को तोड़ के जो हम विद्युत का निर्माण करते हैं, या और सारे कार्यों के लिए जो हम उसका उपयोग करते हैं, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ यानी बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, उनको शीतलन करने के लिए यानी उनको ठंडा करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। मत्स्य पालन मतलब मछली को पालने के लिए भी हम बिना जल का यह कल्पना नहीं कर सकते हैं किसका, मछली के जीवन का। इसीलिए तो एक कविता भी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यानी बिना जल का मछली के जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। जल कृषि में भी हम जल का प्रयोग करते हैं, वानिकी में भी जल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी ऐसे मुख्य कार्य हैं जहाँ पर हम बिना जल का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जल संसाधन में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिनके आगे आप जितना भी आई लगा दीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उतना कम है, वह है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना। यह हर एक साल का ये पूछ ही लेता है, या अगर पिछले साल नहीं पूछा है तो आपके एग्ज़ाम 2022 में पूछेगा। अगर पूछा गया है 2018 में तो 19 में पूछा, 20 में पूछा गया होगा। मतलब यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस अध्याय से अगर पूछे ना कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो पूछ सकता है 100%, तो बहुउद्देशीय परियोजना है। तो प्रश्न बनेगा कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, या फिर बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो इनको समझिए। तो याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य या फिर जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, जो एक से अधिक उद्देश्यों की क्या करता हो, पूर्ति करता हो, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है,
कोई ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से ज़्यादा लाभ को अर्जित करना हो, एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति करना हो, हम वैसे उद्देश्य को क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। बहु मतलब अधिक, उद्देश्य तो जानते ही हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? ऐसी नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो जैसे नदी घाटी पर बांध का निर्माण करना, यह बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप जब नदी घाटी पर बांध बनाते हैं तो इनसे आप बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, मृदा अपरदन रोक सकते हैं, मिट्टी की जो कटाई होती है, मैंने आपको बताया था जब बाढ़ आता है तो बाढ़ अपने साथ, जब इनके मतलब पानी की गति तेज होती है तो मिट्टी के बहुत सारे ऊपरी परत को यह बहाकर अपने साथ दूर लेके चली जाती है। तो बांध का निर्माण करने से आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, आप पेय एवं सिंचाई जलापूर्ति कर सकते हैं, पीने के लिए पानी उपलब्ध करा सकते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए आप जल उपलब्ध करा सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप नदी पर डैम बना रहे हो तो डैम बनाकर आप विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं, अभी मैं समझा दूंगा। उनके बाद उद्योगों को भी आप जल उपलब्ध करवा सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, परिवहन के साथ जल जीव का आप संरक्षण भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे जलीय जीव हैं जो कई विलुप्त भी हो गए हैं और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हम वैसे जलीय जीव का संरक्षण भी कर सकते हैं नदियों पर बांध बनाकर, हम मत्स्य पालन कर सकते हैं, हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सभी कार्यों की पूर्ति किनसे होती है? तो नदी घाटी पर बांध का निर्माण करने से होता है। तो इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति अब जब हो रही है तो हम इस उद्देश्य की जो पूर्ति हो रही है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। क्योंकि देखिए आप कितने सारे उद्देश्यों की हम पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। देखिए अब नदी पर डैम बनाने से क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नदी की धारा है, इनको एक बार समझ लीजिए प्रैक्टिकली आप। ये नदी की धारा है, मान लीजिए नदी बढ़ रही है, अब इनके नीचे खाई मान लीजिए आप 500 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, मतलब इनकी गहराई को आप मान सकते हैं। और आपने क्या किया, यहाँ पर आप मान लीजिए इधर कंटिन्यू इधर पानी इधर जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फसल नुकसान हो रहा था, उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसके अंदर मतलब इनके ऊपर बीच में आपने डैम बना दिया। अब जब आप डैम बना दोगे तो मान लो ये 5 मीटर, ये टोटल आपने 10 मीटर ऊंचा आपने डैम बनाया। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब मान लीजिए 10 मीटर आपने जो जल स्तर है उसके ऊपर आपने 10 मीटर खड़ा कर दिया। तो इनसे क्या होगा, अब जो जल इधर बह के जा रहा था, ये जल अब धीरे धीरे इधर ही यहीं पर अब जमा होते जाएगा। ये तब तक जमा होगा, ओवरफ्लो कब करेगा? जब ये 10 मीटर की ऊंचाई को, जो हाईएस्ट पीक है उनका, जब उनसे ऊपर पानी हो जाएगा तभी तो उस पर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप मान लीजिए इधर बहुत सारा जल का आपने जल को रोक लिया, तो इनके लाभ भी हैं, इनके नुकसान भी हैं। तो पहले लाभ समझते हैं। तो ये सारे के सारे लाभ ही हैं। आप बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हो, मतलब यहाँ तक जो पानी था, इधर जो पानी हमेशा आते रहता था, जिनके वजह से किसानों का खेत में लगे हुए फसल का नुकसान हो जाता था। आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी बाढ़ पीड़ित वाले क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। आप नदी पर डैम बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हो। इनके बाद मृदा अपरदन जो इधर हो रहा था, इधर की जो मिट्टी कट के इधर आगे जा रही थी, वो अब नहीं होगा। और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पेय एवं सिंचाई जलापूर्ति कर सकते हो। इधर के जो भी किसान हैं, आपने पानी को रोक लिया, इधर आप नहर बनाकर आसपास के जितने भी किसान हैं उनको पानी उपलब्ध करा सकते हैं। आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर खाई मान लीजिए 20 मीटर नीचे है, तो 20 मीटर कंटिन्यू बढ़ रहा है, आप 10 मीटर और हो गया, 30 मीटर हो गया। अब यहाँ से अब जो मान लीजिए यहाँ पर से जो आप पानी नीचे फोर्सफुली गिराओगे, तो फोर्सफुली जो पानी गिराओगे तो यहाँ पे विद्युत कैसे उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पे नॉर्मली क्या किया जाएगा, एक यहाँ पर जो चक्र टाइप का, मतलब इनमें कुछ पंखियाँ लगी हुई रहती है,
जैसे पानी गिरेगा तो इस पंखी पर फोर्स पड़ेगा तो ये घूमेगा, और इसी घूमने के कारण इनमें वायर कनेक्ट करके आगे मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर वहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है। इन पर मैं एक पार्टिकुलर, आप लोग अगर नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और वहाँ पे पूरे डिटेल से मैं समझा दूंगा। तो आप अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा। आप उद्योगों को भी जल उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसके आसपास में जितने भी मान लीजिए बड़े बड़े उद्योग होंगे उनको भी आप जब पानी रोके हैं तो उनको जल उपलब्ध करवा सकते हैं। आप इनके साथ साथ परिवहन का क्या मतलब है, मान लीजिए इधर 20 मीटर है या फिर कहीं पे मान लीजिए 10 मीटर या 5 मीटर पानी नीचे खाई में उपलब्ध है, तो इतने कम पानी में आप परिवहन मतलब जो जहाज़ है, जो ट्रांसपोर्ट, जो शिप होता है पानी में चलने वाला, आप उसको कम खाई वाले जगहों पर नहीं चला सकते। चलाइएगा तो वो तो नीचे स्थल को टच कर जाएगा ना, तो फिर चलेगा नहीं। तो जब आप इधर जल को मान लीजिए बहुत बड़े स्तर पर डैम बना के, बांध बना के आप रोक रहे हैं, तो इन वाले लंबे क्षेत्रों में आप ट्रांसपोर्ट शिप का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप सामान का एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम परिवहन भी इस पर कर सकते हैं। हम जल जीव का संरक्षण कर सकते हैं, मत्स्य पालन। उनके बाद पर्यटन भी। पर्यटन से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग भी कक्षा 8वीं में या फिर 10वीं वर्ग में आप लोगों को भी मौका मिला होगा टूर पे जाने का विद्यालय की तरफ से। तो नॉर्मली अपने इस वाले मतलब जो नॉर्थ बिहार का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, इन सब के बच्चों को ज़्यादातर टूर के नाम पे नेपाल का ही डैम दिखाने के लिए ले जाया जाता है। तो वहाँ पर आप पर्यटन को, वहाँ के जो डैम बनाया है नेपाल सरकार ने, उनके पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आप वहाँ पर जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, इनसे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो क्या आपको बहुउद्देशीय परियोजना अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ये तो थे लाभ, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है, जब कोई भी कहीं पर जो डैम बनाया गया है, जब इस डैम पर आपने मान लीजिए नीचे 20 मीटर पानी था, वो एक फ्लो में बह रहा था, आपने 20 मीटर या 50 मीटर पानी और आपने रोक लिया, जमा कर लिया। जब बाय मिस अगर ये डैम कहीं पर क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो अब इतनी सारी पानियाँ जो एक तरफ जाएगी यानी आगे की ओर जो बढ़ेगी, ये तो भयंकर नुकसान करेगा ना, पहले से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर रास्ता इनको अगर एक एग्जैक्ट वे बना दिया कि इस वे से ही पानी को हम आगे और लेके जाएंगे, तब तो ठीक है। नहीं तो इतनी सारी पानियाँ जब एक साथ आएगी तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। और अभी यही वर्तमान समय में चीन के हुआनवे वाले शायद प्रांत में हुआ है, ठीक है। तो इसी की वजह से अब यहीं पर एक आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था, एक्चुअल में नर्मदा नदी का नाम है, इनका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। इसमें क्या हुआ था, तो इसी की वजह से यहाँ जो डैम बन रहा था गुजरात के नर्मदा नदी पर, तो वहाँ के नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन जो था, याद रखिएगा, यह एक गैर सरकारी संगठन को इंग्लिश में एनजीओ कहते हैं। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यह एक गैर सरकारी संगठन था। यहाँ पे क्या किया, कुछ स्थानीय लोगों ने, किसानों ने, पर्यावरणविदों ने, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने गुजरात के नर्मदा नदी पर जो डैम बन रहा था, उन लोगों ने इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि उनको यही डर था कि डैम बना के आप तो पानी रोक लोगे, लेकिन अगर डैम कभी बाय मिस टूट जाता है, पानी इधर बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ के जो किसान हैं उनका क्या हाल होगा। उनके बाद जब आप पानी इधर रोक रहे हो, तो इधर के भी जो लोग हैं, इधर के भी जो किसान हैं, उन जब पानी इधर जमा होते जाएगा तो दोनों साइड के किसान इनसे परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ के पर्यावरणविदों ने, वहाँ के किसानों ने, स्थानीय नागरिकों ने नर्मदा नदी पर जो डैम बन रहा था उसका उन लोगों ने विरोध किया था। उसी को हम क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। तो इनसे भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, लघु उत्तरीय में भी प्रश्न बनेगा 2 नंबर का कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में 100% प्रश्न बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था,
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा, भारत छोड़ो, चिपको आंदोलन, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। या फिर नॉर्मली प्रश्न बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध इनमें से किस व्यक्ति का है, तो आप क्या बोलिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। या नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। अब बताइए, क्या आपको मैंने जो भी समझाया क्या आपको समझ में आया? अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार आप वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा। उनके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, डाउट रह जाता है, तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, और हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा आपके डाउट का वेलकम करेगा। तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो घंटे का बटन है उनको ऑल पे जाके उन पे जब क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन ऊपर एक ऑप्शन नीचे मतलब आएगा। ऊपर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए ताकि वो ऑल वाला है, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगा उनका नोटिफिकेशन अपलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, 9वीं का तैयारी कर रही है, एक्चुअली में 9 में भी 9 के सिलेबस में भी है, तो उनके साथ आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इन सभी पर भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से ही हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति के पास इनकी खबर हो जाए, और वो खबर हो के फिर वह भी कुछ सीख सके, अध्ययन कर सके। इनसे अच्छा भला और क्या हो सकता है हमारे समाज का। हम देखिए, हमारी जो फैकल्टी है, हम लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है। हम अपने आसपास के बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से देख रहे हो, क्या मुझे पता है इसके बारे में? नहीं पता है ना। तो आप अपने आसपास के बच्चों को, जो भी 10वीं का तैयारी करता है, मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि उन तक यह बात पहुंचाइए, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, निःशुल्क है, और आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम तक यह निःशुल्क ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कोई भी आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। तो आप उन तक यह बात पहुँचाइए, उनको बोलिए कि यूट्यूब पर अब एक ऐसा भी चैनल है जो फ्री में 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था जहाँ पर YouTube चैनल ने की है, उनका नाम है नॉलेज बोर्ड। उनको सब्सक्राइब करवाइए, उनको बोलिए वीडियो देखने के लिए। 1-2 क्लास देखेंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। मोबाइल आपके पास है, आप हमसे 500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर भी दूर हो सकते हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल संसाधन के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको लेकर। तब तक देखते रहिए नॉलेज बोर्ड। जय हिंद, जय भारत।